नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। 3 अक्टूबर को हरियाणा आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। विशाल रैली को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदर्शनी का भी करेंगे उद्घाटन। करनाल में आज पहली बार सिख सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। सम्मेलन में पहुंचे 109 गांवों से सिख समाज के लोग। हरियाणा सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कसी कमर। पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई। कड़ी नजर रखने के लिए टीमें गठित। और अब समाचार विस्तार से। जिस मेला ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले ही कार्यकाल में 11 साल पहले विशाल रैली में गरजे थे, वहीं अब दशहरे से अगले ही दिन 3 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह की गर्जना होगी। यहां से वे न केवल लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानूनों पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, बल्कि विशाल रैली को भी संबोधित करेंगे। यहीं से वे कांग्रेस को भी निशाना साधते हुए वोट चोरी से लेकर बिहार चुनाव के दृष्टिगत अन्य मुद्दों पर घेर सकते हैं। इसके साथ ही वे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सहकारिता के जरिए आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य पर भी विस्तार से चर्चा करते हुए पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को खास गुर दे सकते हैं। पहले यह आयोजन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में किया जाना था, लेकिन अब पार्टी ने इसे विशाल रूप देने का फैसला किया है, जिसके चलते यह आयोजन अब मेला ग्राउंड में होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 29 सितंबर को बाबेन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जिस दौरान वे भी तैयारियों पर समीक्षा कर सकते हैं। हरियाणा के करनाल में आज पहली बार सिख सम्मेलन का आयोजन किया गया और कार्यक्रम करनाल की कालिदास रंगशाला में आयोजित हुआ है। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंद्र कल्याण भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं और पहली बार इस सम्मेलन में 109 गाँव से सिख समाज के लोग शामिल हुए हैं। कार्यक्रम दोपहर बाद शुरू हुआ और इस दौरान सिख समाज के लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए मुख्य अतिथि ने बताया कि आज सिख समाज को एक बड़े मंच पर एकत्रित होकर अपनी बात रखने का मौका मिला है। सम्मेलन में सिख समाज ने अपनी कुछ नई मांगे भी रखी और समाज का मानना है कि जिस तरह अब तक सरकार ने सहयोग दिया है, आगे भी इस तरह का समर्थन मिलता रहे। इस अवसर पर मंच से समाज के लोगों ने अपनी अपेक्षाएं सामने रखी। वहीं सम्मेलन में समाज ने सरकार का आभार भी व्यक्त किया। इस सम्मेलन में सरकार की उपलब्धियों पर भी चर्चा हुई। भाजपा सरकार ने सिख समाज की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए हैं। करतारपुर साहिब का रास्ता खोलना, 1984 दंगा पीड़ितों को नौकरी देना और कुरुक्षेत्र में सिख इतिहास को दर्शाने वाला संग्रहालय बनाना इसमें अहम है। वहीं हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों के लिए रोपवे बनाने की योजना पर भी काम हो रहा है। हरियाणा सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस पर पराली जलाने वालों पर कड़ी नजर रखने के लिए अकेले फरीदाबाद जिले में 149 टीमें नियुक्त की जाएंगी और इसके अलावा पूरे मंडल में कुल 592 टीमें सक्रिय रहेंगी, जो लगभग 3000 किसानों पर पैनी निगरानी रखेंगी। यदि कोई किसान पराली जलाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार पूरे राज्य में भी ऐसी ही टीमें पराली जलाने वालों पर नजर बनाए रखेंगी। इन टीमों को एक और महत्वपूर्ण कार्य फसलों की कटाई और बची हुई पराली के अवशेषों की रिपोर्ट तैयार करना होगा। ये रिपोर्ट जिला उपायुक्त के माध्यम से उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा डिप्यूटेशन अधिकारियों की नियुक्ति कर इन टीमों का गठन सुनिश्चित किया जाएगा। बता दें कि ग्रैप के विभिन्न चरणों के अनुसार इन टीमों की संख्या में वृद्धि भी की जा सकती है। बता दें कि पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने वालों पर 5000 से लेकर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा और वहीं FIR भी दर्ज की जाएगी। साथ ही आने वाले 2 वर्षों तक ऐसे किसान अपनी फसल को MSP पर बेचने के पात्र भी नहीं होंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 21 दिन चलेगा और महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 8 दिन चलेंगे। इस महोत्सव में पहले ही कई कार्यक्रमों का आगाज हो जाएगा। इसमें 4 से 14 नवंबर तक ऑनलाइन गीता क्विज, 15 नवंबर को गीता महोत्सव का आयोजन होगा और इसके अलावा 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक शिल्प और सरस मेला चलेगा। रोजाना शाम के समय पुरुषोत्तमपुरा बाग में भजन संध्या और महाआरती का आयोजन होगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में 7 देशों के शिल्पकारों को आमंत्रित किया गया है। इन देशों की शिल्पकला को ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में सजाया जाएगा ताकि महोत्सव में आने वाले पर्यटक
इस शिल्पकला को देख सके। राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 की तैयारियों के संबंध में केडीबी की बैठक बुलाई और राज्यपाल ने कहा कि सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें और विदेशी प्रतिनिधियों और अतिथियों को हरियाणा की संस्कृति का अद्भुत अनुभव हो। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव वसुधैव कुटुंबकम की भावना से विश्व को जोड़ने का माध्यम बनेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि गीता महोत्सव के दौरान धार्मिक, सामाजिक संगठनों और जन भागीदारी के साथ स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। हरियाणा में रिश्वत के आरोप में अधिकारी कर्मचारी लगातार धरे जा रहे हैं और अब ऐसी ही कार्रवाई हरियाणा के करनाल जिले में हुई है, जहां इंद्री कस्बे में विजिलेंस विभाग ने रिश्वत लेते एक पंचायत सचिव को गिरफ्तार किया है। पंचायत सचिव की पहचान अमित कुमार के तौर पर बताई गई है। विजिलेंस ने अमित कुमार को पकड़ने के लिए प्लानिंग के साथ काम किया। विजिलेंस अब आगामी कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि पंचायत सचिव अमित कुमार को नगरपालिका कार्यालय में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पंचायत सचिव ने शिकायतकर्ता से किसी बिल को पास करवाने के बदले रिश्वत मांगी थी। वही शख्स ने जब इसके बारे में विजिलेंस को जानकारी दी तो फिर अमित कुमार को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया और इसके बाद जैसे उक्त शख्स और पंचायत सचिव के बीच रिश्वत को लेकर बातचीत हुई और पैसों के लेन देन का मामला सेट हुआ, वैसे रिश्वत लेते विजिलेंस ने पंचायत सचिव को धर दबोच लिया। हरियाणा में ग्रुप सी भर्ती प्रक्रिया को लेकर दायर याचिकाओं को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। न्यायालय ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीटी कॉमन पात्रता परीक्षा 2025 के नतीजों में अपनाए गए नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को पूरी तरह से वैध और न्यायसंगत ठहराया है। बता दें कि ग्रुप सी पदों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी की परीक्षा ली थी और यह परीक्षा विभिन्न विभागों में आने वाली भर्ती प्रक्रिया में स्तर सुनिश्चित करने का आधार बनेगी। नॉर्मलाइजेशन फार्मूला इसलिए जरूरी माना गया ताकि अलग अलग शिफ्टों या पेपर वेरिएंट्स में कठिनाई अंतर को संतुलित किया जा सके। इस पद्धति में पहले भी विवाद हुए थे, लेकिन कोर्ट इस पद्धति को कई बार वैध माना गया था और सीटी का आयोजन 26 और 27 जुलाई को 2 दिन में 4 शिफ्टों में हुआ था। 13,48,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था और 90% से अधिक ने एग्जाम में भाग लिया था। मनीषा मौत मामले में सीबीआई के अधिकारी फिलहाल दिल्ली में तीसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर राय लेकर मामले का खुलासा करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच भिवानी के सिंगानी नहर के आसपास की जगह जहां मनीषा का शव पहली बार लोहारू पुलिस को बरामद हुआ था, उसे सील कर दिया गया है। अब तक सीबीआई की टीम भी घटनास्थल पर 4 बार पहुंचकर जांच कर चुकी है, जबकि दिल्ली से बुलाई गई सेंट्रल एफएसएल टीम ने मनीषा मौत मामले में सीन रिक्रिएट कर एक एक पहलू को बारीकी से जाना है। इस दौरान मनीषा मौत मामले में चशमदीद खेत मालिक और खेत का साझेदार भी मौजूद रहा। 3 सितंबर से मनीषा मौत मामले में सीबीआई की जांच टीम लगी हुई है और सीबीआई की जांच अब निर्णायक मोड़ तक पहुंच गई है। हालांकि दिल्ली एम्स की तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सीबीआई के हाथ लग चुकी है, जिस पर चिकित्सा विशेषज्ञों की राय जानने के लिए एक टीम दिल्ली गई हुई है, जबकि सीबीआई के कुछ अधिकारी यहां डटे हुए हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने आईआईटी पटना में 2 नए केंद्रों का उद्घाटन किया, जिनमें से एक भूकंप इंजीनियरिंग अनुसंधान से संबंधित और दूसरा लुप्त प्राय भाषाओं के संरक्षण पर केंद्रित है। ये परियोजनाएं 2014-2020 के बीच राज्यसभा सदस्य के अपने पहले कार्यकाल के दौरान श्री हरिवंश के सांसद निधि के तहत की गई थी। अपने 2 कार्यकाल में श्री हरिवंश ने 5 रिसर्च एंड ट्रेनिंग केंद्रों के लिए अपनी सांसद निधि उपलब्ध कराई है और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में नदी अनुसंधान केंद्र विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना और मगध विश्वविद्यालय बोधगया में बिजनेस इंक्यूबेशन और एआई के विकास पर अनुसंधान केंद्र विकसित करने के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। बिहार के विकास के लिए यह एक अनूठा प्रयास है और इन परियोजनाओं से पूर्वी राज्यों के साथ साथ पूरे भारत को भी लाभ होगा। उद्घाटन किया गया दूसरा संस्थान लुप्त प्राय भाषा अध्ययन केंद्र है। यह केंद्र भारतीय भाषाओं, लोक भाषाओं, आदिवासी भाषाओं, लुप्त प्राय बोलियों आदि के संरक्षण और संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करेगा। दोनों परियोजनाएं संयुक्त रूप से 17 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई हैं। यमुनानगर में खूनी संघर्ष देखने को मिला। गोलियां गंडासे चलने से 5 से 6 लोग घायल हो गए। पुलिस और सीआईए टीम गांव पहुंची और जांच शुरू की गई। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। 2 गंभीर घायलों को पीजे चंडीगढ़ रेफर किया गया है। वहीं इस हमले के कारण गांव में दहशत का माहौल है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमले के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। डीएसपी रादौर ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।